नेक्स्ट, एन ऑफर कम्स टू एन एंड बाय रिवोकेशन। जब आप उसको ख़त्म कर दो, रिवोकेट कर दो, तोड़ दो किसी भी तरीके से, तो उसको हम ये कह सकते हैं कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। नेक्स्ट, अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन फाइल a suit only with the permission of court. A suit if contract is in written cannot file a suit. वो suit file नहीं कर सकता. Of the following, who is competent to enter into a contract? Minor, unsound mind, lunatic or sound mind? But of a sound mind. A minor can be appointed as agent. Valid. Mr. A delivers a basket of mango to Mr. B, mistaking him to be Mr. C, and Mr. B consumes those mangoes. इसके बारे में हम पहले भी बताएं, ये फ्लिपकार्ट वाला ही एक एग्जाम्पल हो गया। Hence, Mr. B is bound to pay compensation to Mr. A for the value of mango. यही होगा ना। Mr. A ने गलती से मैंगो की जो बास्केट है वो किसको डिलीवर की? मिस्टर बी को। करनी किसको थी? मिस्टर सी को। जब बाद में मिस्टर ए को पता चलेगा कि मिस्टर सी ने उसके लिए पेमेंट किया था और मिस्टर सी को तो गुड्स गया ही नहीं, गलती से गया किसको? मिस्टर बी को, तो वो मिस्टर बी से अपना पैकेट वापस मांगेगा। और अगर बी उसको रिटर्न नहीं कर पाता तो फिर यहाँ पे हम कासी कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहाँ ए और बी का तो आपस में कोई इंटेंशन नहीं था कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का, बट एज पर लॉ उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा और बी बाउंड हो जाएगा पेमेंट करने के लिए। नेक्स्ट, अग्रीमेंट ऑफ विच द कंसिडरेशन इज इनएडुकेट इज वैलिड। ये भी पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मिस्टर ए प्रोमिसेस इन राइटिंग टू पे टाइम बार्ड डेट टू मिस्टर बी, दिस इज इन्फोर्सेबल। अब टाइम बार्ड डेट क्या होता है? जो बेसिकली 3 साल से ज़्यादा जिस उधार को हो चुके हैं। जैसे अगर मान लो आप हमसे 10,000 रुपये का उधार लोगे तो हम इसकी रिकवरी विद इन ए ईयर कर लेंगे, बट ऑब्वियस यही होता है। ऐसा नहीं होता कि हम वेट करेंगे कि तुम हमें कब पे करोगे। और हम यही चीज़ बोलते हैं, जैसे अगर मान लो ए और बी है ना, बी ने ए से 10,000 का लोन लिया तो ए विद इन ईयर बी से रिकवरी कर लेता है। ये होता है क्योंकि आप बहुत टाइम के लिए अपना पैसा किसी को उधार नहीं देते। अब अगर मान लो ए ने बी से 3 साल तक रिकवरी नहीं की तो इस डेट को हम बोलेंगे टाइम बार्ड डेट। और अब बी के ऊपर है, बी चाहे तो पे करे, बी चाहे तो ना पे करे। अगर बी पे करने से मना भी कर देगा तो भी ए उस पर कोई एक्शन नहीं ले पाएगा। पर यहाँ क्या हुआ कि मिस्टर ए प्रोमिसेस टू राइटिंग टू पे टाइम बार्ड डेट टू बी। ए ने जो उधार लिया था बी से उसको ऑलरेडी 3 साल बीत चुके हैं, फिर भी मिस्टर ए कह रहा है कि चलो हम आपका टाइम बार्ड डेट आपको पे करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? इन्फोर्सेबल। नेक्स्ट, when both the parties to an agreement are under a mistake as to matter of fact essential to an agreement, the agreement is। जब दोनों ही पार्टी अग्रीमेंट में क्या है? आर अंडर अ मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट एसेंशियल टू एन अग्रीमेंट, मतलब कोई मैटर ऑफ फैक्ट एक ऐसी बात पे जो कि अग्रीमेंट बनाने के लिए ज़रूरी है, तो इस तरह का अग्रीमेंट क्या होगा? वॉइड होगा। हाँ, अगर दोनों से ही गलती हो रही वो भी किसके रिगार्डिंग? मैटर ऑफ फैक्ट, उस फैक्ट के बारे में जो कि अग्रीमेंट के लिए ज़रूरी है, तो इस तरह का अग्रीमेंट क्या होगा? वॉइड होगा। नेक्स्ट, मिस्टर अजीत थ्रेटन टू कमिट सुसाइड इफ हिज वाइफ डिड नॉट एग्जीक्यूट सेल डीड इन फेवर ऑफ हिज सिस्टर। वाइफ एग्जीक्यूटेड द सेल डीड, दिस इज वॉइडेबल। क्योंकि इस तरह ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इसमें आपका कंसेंट फ्री नहीं है, और कंसेंट फ्री नहीं है किसकी वजह से? ड्यू टू कोअर्जन। और कोअर्जन में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है कि जो इनोसेंट पार्टी है उसको ये राइट दिया जाता है कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करे, चाहे तो वो डिसकंटिन्यू करे। नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन बी ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इफ द पर्सन टू whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to have been accepted. An auction sale is complete on the but of his fall of hammer, इस पे भी हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं। आंसर हो जाएगा फॉल ऑफ हैमर। नेक्स्ट, सेलर कैन रेज अ प्राइस बाय फिक्टिशियस बिड्स इन एन ऑक्शन सेल विद द हेल्प ऑफ प्रिटेंडिंग बिडिंग पफर्स एजेंट ब्रोकर। पफर्स के थ्रू सेलर क्या करता है कि वो अपने प्रोडक्ट की या अपने गुड्स की प्राइस इंक्रीज कर देता है। वो भी कैसे? फिक्टिशियस बिड्स, मतलब एक ऐसी बिड जो एक्चुअली उनको पता है कि वो एक्सेप्ट नहीं करने वाले। बट अगर मान लो सेलर क्या करेगा, 4 लोगों को बैठा दे, 3 लोगों को बैठा दे ABC को, और इन तीनों को बस बोले कि एक 10 लाख बोले तो एक 12 और एक 15, तो अब कोई भी अगला जब उस गुड के लिए रेट लगाएगा तो वो 15 लाख से ज़्यादा ही लगाना पड़ेगा। इस तरह की प्रोसेस को हम कहते हैं पफर्स। नेक्स्ट, Mr. A obtained mobile set from Mr. B by fraud. Mr. A has a voidable title at the option of Mr. B.
Before Mr. B could rescind the contract, Mr. A sold the same to Mr. C, who purchased from Mr. A in good faith and without knowledge of fraud by Mr. A and paid for it. In this case, Mr. C has a good title to the goods. यही होता ही है. अगर A ने B से जो उसका मोबाइल है वो बाई फ्रॉड लिया और C को सेल कर दिया, बट C को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसने गुड फेथ में गुड्स खरीदा है, तो उस केस में अब मोबाइल का ओनर कौन होगा? C होगा. नेक्स्ट, डिलीवरी ऑफ गुड्स मीन्स वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन. For a valid contract of sale, delivery may be actual, symbolic or constructive. All of the above. Next, every instrument payable otherwise than on demand is entitled to dash days of grace period. अगर ग्रेस की बात करें तो हम 3 दिन का ग्रेस पीरियड अलाउ करते हैं. बिल वगैरह में आपने देखा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में. Inchoate instrument is an instrument incomplete in some respect. जो कुछ रिस्पेक्ट में कंप्लीट ना हो. Which of the following is not a negotiable instrument as per the Negotiable Instrument Act 1881? शेयर सर्टिफिकेट. इन सब पे हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि डिस्कशन वाला मैटर ही नहीं है. हाउ मेनी पार्टीज आर इन्वॉल्व इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज? 3. एक होता है ड्रॉर, एक होता है ड्रॉई और लास्ट होता है पे. नेक्स्ट, अ वॉइड एग्रीमेंट इज वन विच इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ. क्योंकि वॉइड अग्रीमेंट है तो वो कभी भी इन्फोर्सेबल नहीं होगा. नेक्स्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन द एक्सेप्टर हैज डन समथिंग टू सिग्निफाई हिज इंटेंशन, मेक्स हिज माइंड टू डू सो, रीड्स द ऑफर, ऑल ऑफ द अबव. एक कॉन्ट्रैक्ट को कब माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट बना है? बट ऑब्वियस जब एक्सेप्टर कुछ ऐसा करे जिससे इंटेंशन उसकी क्लियर हो कि हाँ वो भी इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना चाहता है. नेक्स्ट, express offers and acceptances may be proved by the agreement between the parties, but implied offers can be proved only by words, conduct, circumstance evidence, or both B and C. But of B and C, conduct and circumstantial evidence. क्योंकि express में क्या होता है, तुम लोगों को लगता होगा कि express मतलब written ना. express मतलब written as well as oral, चाहे बोल के बताओ चाहे लिख के बताओ. बट implied में ऐसा नहीं होता. implied में ना आपको बोल के बताने की ज़रूरत है ना वो लिख करके बताने की ज़रूरत है. वो implied है, वो माना जाता है कि वो exist करेगा. जैसे इफ़ इन केस मान लो कि हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं खाने के लिए, तो क्या वहाँ वेटर आके आपको बताता है कि आपको खाने के बदले पेमेंट करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता. ये इम्प्लाइड होता है. हमें पता होता है कि हम फूड ऑर्डर करेंगे और उन्हें पता होता है कि हम उन जो कस्टमर है वो बिल पे करेंगे. तो ये एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है. नेक्स्ट, Section 4 and 5 of the Indian Contract Act provide for communication of offer and acceptance and revocation thereof. In this relation, which one of the following is not correct? Communication of offer is complete when it reaches the offeree. Revocation of acceptance is complete when acceptance is posted in favor of the proposer. A proposal may be revoked any time before communication of acceptance, or acceptance may be revoked any time before communication of acceptance. But obviously, acceptance may be revoked any time before communication of acceptance. Next, consider the following statement. Consideration is a motive for any promise, na. A price for any promise, ha. Only a moral obligation, something of value in the eye of law. These statements. तो ये but obvious ये होगा. Something of value in the eye of law. That is second and fourth. Answer हो जाएगा C. Second and 4 are correct. Next, two persons have the capacity to contract. If both are not of unsound mind, if none is disqualified from contracting by any law to which he is subject, if both have attained the age of majority, all of the above. क्योंकि अगर capacity to contract की बात करूँ तो 3 ही लोगों की तो capacity हो. एक जो sound mind का हो, एक जो major हो और एक जो not disqualified by law हो. तो but obvious all of the above. ये तीनों ही केस में ये लोग कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल हैं. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पर्सन्स आर नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग? फॉरेन सोवरेन्स, एलियन एनिमी, कॉन्विक्ट्स और नन ऑफ द अबव. बट ऑब्वियस नन ऑफ द अबव, क्योंकि इनके साथ तो हम किसी भी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. अब एलियन एनिमी है चाइना के साथ अब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो बट ऑब्वियस वो डिस्क्वालिफाइड है ना. नेक्स्ट, A agrees to sell to B 100 ton of oil. There is nothing whatever to show what kind of oil was intended. The agreement is but of is void for uncertainty. क्योंकि यहाँ पे ऑयल तो मेंशन किया पर कौन सा ऑयल? सनफ्लावर ऑयल है,
ऑलिव ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, आपको बिल्कुल सर्टेन चीज़ों को मेंशन करना होता है, दैट इज स्पेसिफिक होना होता है, जो कि आप नहीं हो। तो क्या हो जाएगा बी, वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी। नेक्स्ट, A promised B to obtain an employment for him in a public office. B promised to pay rupees 2000 to A for this. B gets a job through A but refuses to pay the money. A can, सिंपली देखो दो पार्टी है A और B, A B से कह रहा है कि हम आपको गवर्नमेंट जॉब लगवाएंगे, बदले में हमें क्या चाहिए, ब्राइब चाहिए, दैट इज 2000 रुपीज़ चाहिए। अब A ने जॉब तो लगवा दी B को, B मना कर दिया पैसा देने से, तो क्या A कुछ कर सकता है, नहीं, दैट इज C, डू नथिंग। इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये एक इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है। भाई अब गवर्नमेंट जॉब में अपनी काबिलियत के हिसाब से आपका सिलेक्शन होता है, ना कि पैसे के बलबूते। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम बात करें कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की तो फ्यूचर इवेंट पे होगा, अनसर्टेन होगा, कोलेट्रल होगा, बट क्या रेसिप्रोकल प्रोमिसेस की बात हुई है, नहीं, दैट इज डी। नेक्स्ट, ए गिव्स अ रिकॉग्निजेंस बाइंडिंग हिम इन अ पेनाल्टी ऑफ 500 टू अपीयर इन द कोर्ट ऑन अ सर्टेन डे, ही फोरफीट्स हिज रिकॉग्निजेंस। ही इज़ मतलब ए ने बोला कि हम एक पर्टिकुलर डेट पे कोर्ट में अपीयर होंगे और अगर नहीं हुए तो फिर हम पे 500 की पेनाल्टी लगेगी। तो बट ऑब्वियस अगर वो नहीं अपीयर होगा तो ही इज़ लाइबल टू पे द होल पेनाल्टी। नेक्स्ट, अग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर आर। अगर वेजर की बात करते हैं तो वेजर में इक्वल चांसेस होते हैं जीतने और हारने के, बट ये किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वॉइड। नेक्स्ट, अ वैलिड टेंडर और ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस मस्ट बी प्रॉपर टाइम, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर पर्सन, बट ऑफिस ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि वैलिड टेंडर या ऑफर की बात कर रहा है तो वो प्रॉपर टाइम पे, प्रॉपर प्लेस पे, प्रॉपर पर्सन के साथ होना चाहिए। नेक्स्ट, ए डीलिंग इन बेबी फूड सेंड सैंपल्स बाय ट्रेन फॉर बीइंग exhibited at a consumer product show, which fact was made known to the railway company. The goods reached the destination after the show was over. A sued the railway company for damages. A will be entitled to, सिंपली यहाँ क्या हो रहा है कि ए जो कि बेबी फूड्स मार्केट में बेचती है उनको अपने सैंपल्स का एग्जीबिशन लगाना है, मतलब एक जगह एग्जीबिशन लग रहा है, वहाँ पे ये अपने सैंपल्स को भेजना चाहती हैं। तो इन्होंने रेलवे कंपनी के थ्रू अपना सैंपल्स भेजा और रेलवे कंपनी को बताया भी कि देखो ये जो हम सैंपल्स दे रहे हैं ये किसके लिए दे रहे हैं, एक कंज्यूमर प्रोडक्ट शो हो रहा है, वहाँ पर इसका एग्जीबिशन लगेगा। बट रेलवे कंपनी को सब कुछ पता होते हुए भी रेलवे कंपनी ने इस प्रोडक्ट को डिलीवर कब किया, जब ये शो ओवर हो गया। तो ए किस तरह के डैमेजेस के लिए एलिजिबल होगा, स्पेशल डैमेजेस के लिए। नेक्स्ट, गुड्स मीन्स, गुड्स के बारे में हमें पता है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। नेक्स्ट, अगर हम फ्यूचर गुड्स की बात करें, देखो फ्यूचर गुड्स सिंपली क्या होता है ना, ए और बी के बीच में जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कोई जरूरी नहीं कि वो गुड्स एग्जिस्ट करे। हो सकता है ए कह रहा हो बी को कि हम आपके हिसाब से आपके लिए फर्नीचर बना करके आपको सेल करेंगे। तो ये क्या है, एक जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो उस टाइम गुड्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बल्कि आप कह रहे हो कि आप बाद में बना के बेचोगे, तो कैन बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल। नेक्स्ट, द डॉक्ट्रिन ऑफ सेविटेम्पटर इज नॉट एप्लीकेबल। सेविटेम्पटर मतलब लेट द बायर बिवेयर, ठीक। In the case of sale under a patent name, in the case of sale under a trade name, where the seller is guilty of fraud or where the buyer relies on the skill and judgment of the seller. But obvious C, क्योंकि C के केस में क्या है कि जब सेलर एक्चुअल में फ्रॉड कर रहा है तो उस केस में लेट द बायर बिवेयर नहीं होगा, सेलर की गलती है और सेलर को ही खर्चा बियर करना होगा। क्लियर है। नेक्स्ट, नेमो दैट क्वाइट नॉन हैबिट मीन्स, इस टर्म का मतलब है नन कैन गिव हु डज नॉट हिमसेल्फ पजेस, जो आपके पास खुद नहीं है वो आप किसी और को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट, अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज इज राइट ऑफ विद होल्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। अच्छा, ये चीज़ कह रहा है कि जो अनपेड सेलर है, अब अनपेड सेलर कौन होता है, जो अपना गुड्स सेल करता है बायर को एंड सेल के टाइम ही ओनरशिप भी ट्रांसफ़र हो जाती है, बट गुड्स का पोजीशन अभी भी किसके पास होता है, सेलर के पास। तो सेलर क्या उसको विदहोल्ड कर सकता है, हाँ कर सकता है। जब उसको लगे कि बायर उसको पेमेंट नहीं कर पाएगा या बायर इंसॉल्वेंट हो जाए तो उस केस में सेलर अनपेड सेलर होता है और वो गुड्स के पोजीशन को होल्ड कर सकता है। इवन व्हेन प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज़ पास टू द बायर, भले ही गुड्स का ओनर कौन है, बायर है, स्टिल आप गुड्स को विदहोल्ड करके रख सकते हो। नेक्स्ट, where the sale is not notified to be subject to a right to bid on behalf of seller and the auctioneer knowingly takes any bid from the seller or any such person, the sale shall be treated as but of is fraudulent by the buyer। यहाँ पे कह रहा है कि सेलर के बिहाफ पे कोई भी बिड नहीं कर सकता। ऑक्शनियर को ये बात पता है फिर भी ऑक्शनियर सेलर के बिहाफ पे किसी पर्सन से बिड एक्सेप्ट कर रहा है, तो उस तरह की सेल को क्या बोलोगे, फ्रॉडुलेंट, जहाँ पे जानबूझ करके फ्रॉड हो रहा है। नेक्स्ट, when a check is payable across a counter of a bank, it is called open check. Next, law of contract
डील्स विथ ओनली सच लीगल ऑब्लिगेशंस विच अराइज फ्रॉम अग्रीमेंट। जितना अग्रीमेंट में होगा सिर्फ उतना ही लीगल ऑब्लिगेशन आप डील कर सकते हो। नेक्स्ट, फॉर एन एक्सेप्टेंस टू बी वैलिड इट मस्ट बी बट ऑफ इज एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। जैसे मान लो ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए ने बी को बोला हम आपके लिए बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करेंगे और बदले में आप हमें 25 लाख का चेक देना। अब बी ने कहा कि ठीक है आप मेरे लिए बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करो, पर ये जो 25 लाख है इसमें 20 लाख का चेक हम अभी आपको देंगे और 5 लाख का बाद में देंगे। तो क्या बी ने आपके ऑफर को एज इट इज एक्सेप्ट किया? नहीं, बी ने आपके ऑफर को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं किया है। तो क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा? नहीं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या है, जो आपको ए ने ऑफर किया उसको आपको एज इट इज एक्सेप्ट करना होता है, दैट इज एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। नेक्स्ट, if the communication is made by an unauthorized person it does not result in agreement। अगर सही पर्सन ने कम्युनिकेशन ही नहीं किया तो अग्रीमेंट ही नहीं बनेगा, और अग्रीमेंट नहीं बना तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। एन ऑफर डज नॉट लैप्स इफ द ऑफर डाइज बिफोर एक्सेप्टेंस। ऑफर डाइज बिफोर एक्सेप्टेंस। Acceptance is made by the offeree in ignorance of the death of the offerer. Acceptance is made by the offeree with knowledge of the death of the offerer. But obviously एक्सेप्टेंस इज मेड बाय द ऑफर इन इग्नोरेंस ऑफ द डेथ ऑफ द ऑफरर। कह रहा है कि ऑफर कब लैप्स नहीं होगा, कब खत्म नहीं होगा, जब एक्सेप्टेंस ऑफरी ने दिया और ऑफरी को यही नहीं पता था कि एक्चुअल में ऑफरर की डेथ हो गई। एंड अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड अंडर सेक्शन 25। सेक्शन 25 में बताया कि एक अग्रीमेंट जो बिना कंसिडरेशन के उसको क्या बोलेंगे? वॉइड। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, नन ऑफ द अबव क्लॉजेज इन सेक्शन 25, क्योंकि क्लॉज में नहीं है, पूरे सेक्शन की ही बात हुई है यहाँ पे। नेक्स्ट, an agreement without consideration is void except in case of compensation for voluntary services rendered, voluntary services rendered at the request of the other party to the agreement, voluntary services rendered at the request of third person, or reimbursement of expenses incurred but of his voluntary services rendered। कह रहे हैं अग्रीमेंट जो बिना कंसिडरेशन के हुआ है वो void होगा, ये तो हमें पता है, बट except in case of compensation for voluntary services rendered। Which of the following is not competent to contract? Minor, a person of unsound mind, a person who has disqualified from contracting by some law। सबके सब, that is D, all of the above। नेक्स्ट, क्योंकि इनमें से कोई भी एलिजिबल नहीं है, कोई भी कंपिटेंट पार्टी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। नेक्स्ट, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर आप एक्टिव कंसीलमेंट, आप कह रहे हो कि आप जानबूझ के आप ये कह रहे हो कि आप जानबूझ के फैक्ट्स को छुपा रहे हो, आपको फैक्ट्स के बारे में पता है फिर भी आप फैक्ट्स रिवील नहीं कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? फ्रॉड कर रहे हो। A promises B to pay 100 if it rains on Monday and B promises to A pay 100 if it does not rain on Monday। This agreement is कैसा अग्रीमेंट है? वेजरिंग अग्रीमेंट। हमने बोला था कि जहाँ पे गेन और लूज का मतलब जीतने और हारने का कितना चांसेस होना चाहिए? 50-50%। और क्या इस तरह के अग्रीमेंट की कोई वैलिडिटी होगी? नहीं। नेक्स्ट, A borrows from B 500 to bed with C। Can B recover the amount of his loan? बट ऑब्वियस नो, क्योंकि यहाँ पे ए जब बी से लोन बोरो कर रहा है 500 का तो उसको पता है कि बी क्या करेगा? बेटिंग करेगा। तो बट ऑब्वियस डी, नो द अग्रीमेंट इज वेजरिंग अग्रीमेंट एंड फॉल्स अंडर सेक्शन 23 एंड हेंस वॉइड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन कनेक्शन विद द कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट? द कोलेट्रल इवेंट is contingent, the collateral event may be certain or uncertain, the contingency event may be the mere will of the promisor or the main event should be contingent। किसके लिए पूछा है? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए पूछा है, तो हमें पता है कि जो कोलेट्रल इवेंट है वो कंटिंजेंट होगा। जो कोलेट्रल इवेंट है वो कैसा होना चाहिए? कंटिंजेंट, जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट, कासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर, फ्लिपकार्ट वाला एग्जांपल हमने दिया था, सिंपली रिलेशंस विच क्रिएट सर्टेन ऑब्लिगेशंस रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, if the performance of contract becomes impossible because the subject matter of contracts has ceased to exist, then both the parties are liable, neither party is liable, only offerer is liable, only acceptor is liable। क्या बोल रहा है? कह रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस है अगर मान लो वो इम्पॉसिबल हो जाए क्योंकि जो सब्जेक्ट मैटर है कॉन्ट्रैक्ट का है सीज टू एग्जिस्ट, अब वही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, वही नहीं है एक्चुअल में, तो क्या किसी भी पार्टी की लाइबिलिटी बनेगी? नहीं, दोनों ही पार्टी की लाइबिलिटी वहीं पर ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट, a valid contract of sale includes an agreement to sell, does not include an agreement to sell, includes hire purchase contract, includes contract for work and labor। but obvious A includes agreement to sell, क्योंकि अगर valid contract की बात करें तो valid contract में सिर्फ sale नहीं था बल्कि agreement to sale भी होगा। next, transfer of documents of title to the goods sold to buyer amounts to ट्रांसफ़र ऑफ डॉक्यूमेंट। अगर हम डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ये क्या है? एक तरह का सिंबल है, दैट इज सिंबॉलिक डिलीवरी।
डिलीवरी तो है बट किस तरह की, सिंबॉलिक, सिंबल वे में। नेक्स्ट, right of stoppage in transit can be exercised by the unpaid seller where he has lost his right of lien still enjoys the right of lien. Unpaid seller किसी भी टाइम गुड्स जो ट्रांजिट में उसको रोक सकता है अगर उसके पास गुड्स है, राइट ऑफ लीन है तो। नेक्स्ट, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 गवर्न्स द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन बट ऑफ इज ओनली मूवेबल गुड्स। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी इन द गुड्स इन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 मीन्स, प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, ओनरशिप, पोजेशन मतलब क्या होता है, डिलीवरी। नेक्स्ट, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट में बी एक्सरसाइज बाय द अनपेड सेलर बाय टेकिंग एक्चुअल पोजेशन ऑफ गुड्स, गिविंग नोटिस ऑफ इस क्लेम टू द कैरियर और बेली हु होल्ड्स द गुड्स, बट ऑफ इज ईदर ए और बी। अगर हमारे पास गुड्स है, मतलब सेलर के पास गुड्स है, तो सेलर उसको स्टॉप कर देगा, और अगर वो रास्ते में है, सेलर क्या करेगा, सिंपली कि उसकी एक्चुअल पोजेशन मतलब एक्चुअल डिलीवरी ले लेगा, और जिस कैरियर वाले को उसने दिया था गुड्स पहुंचाने के लिए बायर को, उसको वो इन्फॉर्म कर देगा, नोटिस दे देगा कि ऐसा है कि इस गुड्स को आप डिलीवर मत करो, बल्कि इस गुड्स की डिलीवरी वापस ला करके हमें, दैट इज सेलर को दे दो। Next, the term negotiable instrument is defined in the Negotiable Instrument Act 1881 under section 13. The Negotiable Instrument Act 1881 came into force on 1st of March 1882. ये सब लर्न करने वाली चीज़ें हैं, लर्न कर लेना। A promissory note must be in writing, unconditional, signed by the maker or all of the above. But of is all of the above? एक प्रॉमिसरी नोट कैसा होना चाहिए, रिटन भी होना चाहिए, अनकंडीशनल भी होना चाहिए, और मेकर के थ्रू, जिसने बनाया उसके थ्रू साइन भी होना चाहिए। क्लियर? ये सारे क्वेश्चंस थे तुम्हारे लॉ के। इससे ज़्यादा मेरे पास कोई भी क्वेश्चंस नहीं है। लॉ के जितने भी क्वेश्चंस हम लोग PMA के प्रैक्टिस शीट में दिए हुए थे वो सब हमने कवर कर लिया है। तो ये लॉ की लास्ट क्लास थी। ये सारे क्वेश्चंस हम लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करके जाना। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।